स्वागतम। पूरी दिल्ली सल्तनत का मुझे जो सबसे अच्छा सुल्तान लगता है, ये वही है जौना खान। एक बुद्धिमान लेकिन मूर्ख शासक, मोहम्मद बिन तुगलक। अपने समय से बहुत ज़्यादा एडवांस में जाकर इसने काम किए, जो अभी मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी ने किया कि काला नोट को वापस लाने के लिए, काले धन को वापस लाने के लिए, जाली नोट को निकालने के लिए लोगों से नोटबंदी की। उस समय पर इसने कुछ इस तरह के काम कर दिए थे। ठीक इस तरह नहीं, लेकिन इस तरह के कुछ काम कर दिए थे। अपने एडवांस लेवल पर जाकर कुछ काम करता है यदि कोई, तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा। लेकिन अगर वो अनसक्सेसफुल रहता है तो उसको मूर्ख भी कहा जाएगा। लोगों ने तब भी जेम्स वॉट को बोला था कि ये कोई पागल है जो भाप से इंजन बना रहा है। जब न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा और उसके बारे में बोला, तो लोगों ने उसको भी पागल बोला, क्योंकि लोग उसकी बात को नहीं समझ पाए। उसी तरह से या तो लोग इसकी बात को नहीं समझ पाए, या फिर इसके जो काम थे वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लागू नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये केवल, या फिर इसका ये भी कह सकते हैं कि इसका लक बहुत ज्यादा खराब था। मतलब ये खराब लक का धनी था, अनलकीली बहुत अच्छे तरीके से था, ये भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसने बहुत एडवांस लेवल पर काम किए, लेकिन वो काम सफल नहीं हो पाए। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक को समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं, एक बार एक नज़र दिखा देता हूँ। जिनको केवल नोट्स चाहिए तो वो देख लेना। ये मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लो। रासमुद्री अभिलेख, एडवर्ड थॉमस ने क्या क्या है। तीन लोगों के नाम इसमें मिलेंगे। एक तो बर्नी का नाम मिलेगा, एक इब्न बतूता का नाम मिलेगा, एक एडवर्ड थॉमस का नाम मिलेगा, एक एल्फिंस्टन का नाम मिलेगा। चार लोग ये इसके बारे में व्याख्यान करते हैं, तो उनके नाम मिलेंगे। ये मिस्र खलीफा क्या कैसे, ये देख सकते हैं। इसकी असफल योजनाएं, क्या क्या योजनाएं थी और वो कैसे असफल रही। तो यहाँ पर दोआब में राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान, इन पर बात करेंगे। इस पर टिप्पणी क्या की गई है, इसके समय में क्या विद्रोह हुए और विद्रोहों का दमन कैसे किया। कुछ राज्य हैं जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जैसे विजयनगर, बहमनी, ये राज्य अलग हो जाते हैं, इससे बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। तो वो किस तरह से हुए, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे। इससे पहले क्या किया था हमने, तुगलक वंश को शुरू किया था। तो एक बार हल्का सा रिवीजन मारे आप। देखो, दिल्ली सल्तनत को कर लिया है मैंने, कई बार रिवीजन करवा दिया है, तो अब जरूरत नहीं है। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो बस इतना कहूंगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारी क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंस में लगी हुई हैं, क्रम से लगी हुई हैं। आप एक एक करके क्लास देख लीजिए और पूरी कहानी के रूप में हिस्ट्री को समझिए, और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है। तो बाकी क्लास तो आप वहां देख लेना। तुगलक वंश से पहले तुगलक वंश को एक बार हल्का से रिवाइज मारो। मैंने बताया था कि सबसे लंबे समय के लिए, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय के लिए वंश रहा, वो कौन सा था, तुगलक वंश। शुरुआत किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। 94 ईयर्स के लिए ये रहा था। 9 शासक इसमें टोटल रहे, जिसमें से मैंने बताया कि पहले 3 शासक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, अधिकांश समय जो इस शासन का ले लिया वो इन्होंने ही ले लिया। 1388 तक ये तीनों शासक रह गए, जबकि 1414 तक ये सारा ही वंश समाप्त हो गया। बाद के शासक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो पहले 3 शासक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि 2 शासक ऐसे हैं जो हिंदू माता से उत्पन्न है। इससे पहले भी एक शासक था जो हिंदू माता से उत्पन्न था। कौन सा था, अभी बताऊंगा। तो ये हिंदू माता से उत्पन्न 2 शासक हैं। कौन से, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों, फिरोज शाह तुगलक को आगे देखेंगे हम। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करने की ये कोशिश करता मोहम्मद बिन तुगलक, इसे भी देखेंगे। सर्वाधिक साम्राज्य जो क्षेत्र है, सर्वाधिक समय के लिए तुगलक वंश। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत घेरा हुआ है, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था। बाकी इन्हें बाद में देख लेंगे हम। ठीक है। चलो, हमने देखा क्या, गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना कर दी थी, किसको मारकर, खुसरो शाह की हत्या करके। खुसरो शाह कौन सा, खिलजी वंश का, खिलजी वंश का अंतिम शासक। 5 शासक टोटल थे खिलजी वंश में। सबसे पहले कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरा इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है। फिर उसके 3 पुत्र हमने देखे। एक पुत्र खिज्र खां, पहले ही मृत्यु हो गई थी उसकी। बाकी 3 पुत्र हमने देखे। 3 पुत्रों में जो, सॉरी, 2 पुत्र हमने देखे, बाकी बचे हुए। वो 2 पुत्रों में से एक पुत्र मुबारक शाह को हमने देखा कि किस तरह से वो एक पागल की तरह स्त्रियों के वस्त्र धारण करके नंगे हो होकर दरबार में घूमता था। लोग उससे परेशान हो गए थे, विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके समय पर जो सास, मतलब गद्दी पर वो बैठा था, लेकिन जो निर्णय लेता था, काम करता था, वो ये खुसरो शाह करता था। खुसरो शाह तुगलक का, किसका, खिलजी का पुत्र नहीं था, लेकिन ये अलग से किसका, हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था।
ये गद्दी पर बैठ जाता है, किसको मारकर? मुबारक शाह को हटाकर। इसको मारकर कौन? खिलजी वंश का संस्थापक, सॉरी, खिलजी वंश के नसरुद्दीन शाह को मारकर कौन? तुगलक वंश की स्थापना करता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ तक की कहानी को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया था। ठीक है। बाकी हाँ, ये भी हो गया, गयासुद्दीन तुगलक भी हो गया, तो इसे देख लो। तुगलक वंश की स्थापना की किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये कैरोना तुर्क वंश से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में होने वाले सैन्य अभ्यासों में ये दीपालपुर का पहली बात राज्यपाल था अलाउद्दीन खिलजी के समय, और ये इसके सैन्य अभ्यासों में भी जाता था। मंगोलों को पराजित करने के कारण इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? गाजी, है ना, काफिरों का घातक, ऐसा बोला गया है। गाजी मलिक इसका नाम पड़ जाता है। हिंदुओं के प्रति कठोर नीति इसकी रही, और बाकी शासन नीति भी अलाउद्दीन खिलजी जैसी रही। बस इसने एक मध्यम मार्ग अपनाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कठोर मार्ग पर था। उसके उत्तराधिकारी कैसे थे? ये खुसरो खां या फिर उससे पहला मुबारक शाह, ये कैसे थे? ये विलासी प्रवृत्ति का, या फिर एक जो काम नहीं करने वाले, अयोग्य थे। तो इसने बीच का रास्ता अपनाया था। इस चीज को मैंने समझा दिया ऑलरेडी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सिंचाई के लिए नहर खुदवाई, अकाल संहिता का निर्माण करवाया, मरम्मत कराई सड़कों की, पुलों की, तुगलकाबाद नगर बसाया, नए अपने मकबरे का स्वयं निर्माण करवाया। तुगलक शैली इसको बोला जाता है। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। यह अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासन प्रणाली है। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया बनाने की प्रथा, इसको इसने और सटीक तरीके से चलाया। और शिष्टाचार के नियमों के लिए एक पद मुहत्सिब ये रख दिया। डाक व्यवस्था को इसने क्या किया? उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचाया। और इसने प्रत्येक 3/4 मील पर घुड़सवार नियुक्त कर दिए। ये कठोर और उत्तराधिकारियों की उदार नीति के बीच मध्यमवर्ती नीति को अपनाता है, जिसको बोला जाता है रस्म में मियाना। ये चीज समझा दी थी मैंने। लगान व्यवस्था में सुधार करता है और कठोरता को कम कर देता है। लगान की दरें कम कर देता है। खुद मोहम्मद चौधरी के जो अधिकार थे वो वापस दे देता है, लेकिन उन्हें केवल लगान का अधिकार है, लगान वसूलने का। लगान को ये क्या कर देता है? और भूमि कर को माफ कर देता है। कैसी? अकाल की स्थिति में। तेलंगाना वारंगल अभियान के तहत कौन जाता है? इसका पुत्र कौन? जूना खां, जिसको अभी हम देखने वाले हैं, जोना खां या जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। इस अभियान को वही करता है। बंगाल अभियान में कौन? गयासुद्दीन तुगलक जाता है। इसी अभियान से लौटते हुए बंगाल बिहार को जीतकर जब ये वापस पहुंचता है, तो वापस जाने के क्रम में ये जो निजामुद्दीन औलिया है, उनसे इसके क्या थे? कटु संबंध थे। निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। तो इन्हें ये संदेश भिजवाता है कि आप दिल्ली छोड़ दो मेरे जाने से पहले पहले, मेरे पहुंचने से पहले पहले। तो निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं कि दिल्ली तो अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली तो आ जाओ। और ये वास्तव में दिल्ली नहीं पहुंच पाया था। क्यों नहीं पहुंच पाया था? क्योंकि बंगाल अभियान से जब ये आ रहा था, वापस लौट रहा था, तो जो जूना खां था, इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, उसने एक महल बनवाया था लकड़ी का, जिसमें दबकर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बर्नी ने बोला अचानक बिजली गिरने से मृत्यु होगी। इब्न बतूता और इसामी बोलते हैं कि सुल्तान की मृत्यु जूना खां दोषी है इसके लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जूना खां का षड्यंत्र है। कुछ लोग बोलते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का श्राप या इसकी भविष्यवाणी लग गई, जिससे ये मर गया। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। तो वो चीज को मैंने डिटेल में समझा दिया था। अब देखो, ये जो 2 मिनट में समझाया, 3 मिनट में समझाया, वो 1 घंटे में क्लास समझाई थी, तो समझ सकते हो। तो क्लास अच्छे से करनी है तो वहां पर करना, ये केवल रिवीजन था। मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझना। ये कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं, मैंने बताया 3-4 लोग हैं जो इसके बारे में विशेष टिप्पणी करते हैं। उनमें से 2 लोग को विशेषतः ध्यान रखना है। एक इब्ने बतूता, जो इसके दरबार में आया था, ठीक है, उसको इसने पद भी दिया, दरबार में रखा कुछ, कई साल तक वो रहा, 8-10 साल, 8 साल के लिए। और उसको पद दिया गया, चीन भेजा गया अपना, मतलब दूत बनाकर, राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। तो इतना महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जो इसके दरबार में इसके साथ रह रहा है। तो एक तो जो वो लिख रहा है, उस चीज को हम लोगों को मानना है। और वो क्या लिख रहा है, तो उसका विवरण यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा। दूसरा कौन है? बर्नी। इस समय का मुख्य लेखक जो सबसे है, वो कौन है? बर्नी। तो इतिहासकार, एक बर्नी और दूसरा इब्न बतूता। इन दोनों की जो लिखना है, वो इसके लिए मुख्य स्रोत बनता है। ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या कहा गया है? इसको बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया भी होगा। अ, हाँ, बुद्धिमान लेकिन मूर्ख शासक क्यों कहा गया है? इसका पैटर्न समझना, इसका कॉन्सेप्ट को। या भाग्यहीन आदर्शवादी। आदर्शवादी तो है, काम तो बहुत अच्छे अच्छे कर रहा है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, उसका लक साथ नहीं दे रहा।
क्यों साथ नहीं दे रहा? देखो क्या था। ये जब शासक बनता है 1325 में, पहली बात इसका नाम क्या है? जोना खां। जो बचपन का नाम है इसका जोना खां नाम है, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ रहा है 1325 से 1351 तक। तो 1325 में जब ये गद्दी पर बैठेगा, अकस्मात जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, किसकी? इसके पिताजी की। किसकी? इसके पिताजी गयासुद्दीन तुगलक की। तो एक गाजी मलिक की। तो ये गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद में ये लड़ाइयों में कम रुचि रखकर डेवलपमेंट में ज्यादा रुचि रखता है, और ये नए नए प्रयोग करने चालू करता है। तो ये प्रयोगवादी शासक है, ध्यान रखना। नए नए प्रयोग करता है। अब नए नए प्रयोग क्या करेगा? ये सोचता है कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं, जैसा कि मुझे विस्तार में मिल गया है, लेकिन मैं और बढ़ाऊं। और वास्तव में जो इसका साम्राज्य था वो पूरे भारत में, अगर ये हम भारत मान लेते हैं तो हल्का सा देख लेना, ये अगर भारत है, तो यहाँ पर केवल ये जगह छुटी हुई थी, थोड़ी सी ये जगह छुटी हुई है, थोड़ी सी ये जगह छुटी हुई है, बाकी पूरा का पूरा ये सारा किसने कब्जाया हुआ है? मतलब दिल्ली सल्तनत में मिलाया हुआ है किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा इसके समय पर हमें देखने मिल रहा है। लेकिन जैसे ही साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य पीक पॉइंट पर पहुंचता है और इसके काम थोड़े से मतलब उल्टे हो जाते हैं, या ये कह लें लक इसका खराब हो जाता है, तो उसका डाउनफॉल भी वहीं से चालू हो जाता है, एक साथ वो तेजी से गिरता है। और जो इसका साम्राज्य था, दक्षिण भारत में बहुत सारा हिस्सा स्वतंत्र हो जाता है। तो उस सब के पीछे रीजन क्या था? तो ये इसके प्रयोग। अब प्रयोगों को ये सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, या फिर ये प्रयोग उस समय के लिए एडवांस थे, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। कैसे? जैसे इसका प्रयोग है, पहले प्रयोगों से ही शुरुआत करते हैं, हल्की सी मैं आपको एक बार एक नज़र दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग इसे समझ सकें, इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ये सब चीज को हम देखेंगे। तो इसने ये पांच प्रयोग कर रहा है। एक तो राजधानी को बदल रहा है, दूसरा कर वृद्धि कर रहा है, सांकेतिक मुद्रा चला रहा है, खुरासान अभियान चला रहा है, कराची अभियान चला रहा है। हल्का हल्का सा, बहुत हल्का हल्का सा समझा रहा हूँ। तो ये प्रयोगों को महत्व दे रहा है, प्रयोगों को महत्व दे रहा है। तो पहला क्या करता है कि एक जगह जो ये सोचता है कि जो सबसे उपजाऊ जमीन है, भाई एक जगह ऐसी है, कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास बेकार जमीन है, अभी भी देखने को मिलता होगा। किसी गांव की पैदावार या किसी क्षेत्र की पैदावार बहुत अच्छी होती है, और किसी क्षेत्र की पैदावार बहुत ज्यादा मतलब अच्छी नहीं होती, बेकार होती है। तो इसने सोचा जहाँ पैदावार अच्छी है वहां से ज्यादा टैक्स लिया जाए। सबको एक समान कैसे तोल सकते हैं हम? बिल्कुल सही बात थी, डिसीजन सही था। इसने टैक्स वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जब ये टैक्स बढ़ाया, टैक्स में वृद्धि करी, तो उसी समय पर कहाँ करेगा? ये दोआब में। दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र क्या है? गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, और सभी को पता है बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो सोचा कि टैक्स ज्यादा लेते हैं, इनकम ज्यादा होगी राज्य को, राज्य को इनकम होगी तो अच्छा होगा। अब जब ये काम सोचा इसने, तो उस काम के लिए जैसे ही ये टैक्स बढ़ाता है, वहां पर पता चला कि वहां पर तो अकाल पड़ गया है, सब बेकार। लोग, किसान इसको टैक्स देने को तैयार नहीं है, बगावत कर रहे हैं, इसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ये काम हो गया। संक्षेप में बता रहा हूँ, अभी बाद में समझेंगे कि करके। दूसरा, राजधानी परिवर्तन कर रहा है। राजधानी परिवर्तन कर रहा है ये दिल्ली से दौलताबाद। अभी मैंने बताया कि क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था, जो अभी तक नहीं हुआ था और बाद में भी नहीं होगा। पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब सोचो, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरे साम्राज्य को देखना है इसे। जब पूरे साम्राज्य को ये देखेगा, तो वहां पर क्या होगा? अब दिल्ली में बैठा हुआ है, दक्षिण भारत में कैसे देखे? तो इसने एक चीज सोची कि एक काम करते हैं, दक्षिण भारत में अपनी राजधानी बनाते हैं। पहली बात तो ये दिल्ली वालों से परेशान हो गया था, अभी समझाऊंगा इस चीज को। जब ये टैक्स वृद्धि कर दी, तो लोग इसको खत लिखते, पत्र लिखते, और इसको उल्टा सीधा बोलते कि सर आपने ऐसा कर दिया, अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जैसे आपके, अगर मान लिया शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही हो, लोग धरने पर बैठे हो, तो परेशान हो जाएगा ना वो, क्या नाम है, आयोग वाले। तो आयोग को वहां से हटाकर कहीं और स्थापित कर लें। तो वही काम इसने किया कि एक तो ये दिल्ली वाले हैं, इनको परेशान किया जाए। ये रोज रोज आके यहाँ बैठ जाते हैं, काम मतलब ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो इनको परेशान किया जाए, इनको हटाओ, इनकी कहानी खत्म करो। तो राजधानी जो महत्वपूर्ण जगह थी, वहां जब दूसरी जगह ले जाएगा, तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, उनकी इनकम बंद बंद हो जाएगी, सोर्स खत्म हो जाएंगे, संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो राजधानी ये दक्षिण भारत ले गया, जिससे कि दक्षिण भारत पर भी नियंत्रण बना रहे। अभी अभी जगह घिरी है दक्षिण भारत की, वहां पर नियंत्रण हो जाए, और उत्तर भारत के इन लोगों को सबक मिल जाए। उत्तर भारत पर ऑलरेडी नियंत्रण है, तो इसलिए। लेकिन ये राजधानी परिवर्तन भी इसका सही फैसला नहीं निकला, आगे चल के समझाऊंगा।
हुआ क्या, ये दक्षिण भारत पहुंचने पहुंचने में तब ऐसा तो था नहीं कि एरोप्लेन लिया और पहुंच गए या ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए। सब लोगों को इसने ये बोल दिया कि यहाँ से शिफ्ट करना है दक्षिण भारत, और आपको दक्षिण भारत चलना ही चलना पड़ेगा। लोग परेशान हैं, सारा सामान उठा रहे हैं, सामान भर रहे हैं, चल रहे हैं। बीच में अरावली की पहाड़ियां पड़ रही हैं, जगह जगह वो रुक रहे हैं, आधे लोग मर जा रहे हैं वहीं पर। इसको वापस आना पड़ा। तीसरी चीज, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा ये सोचता है कि भाई जो पैसा है उसको लोगों ने मतलब जमाखोरी की हुई है तो उसको निकाला जाए। अब वो निकलेगा कैसे? तो एक काम करते हैं, इससे पहले एक प्रयोग हो गया था 1250 ईस्वी के आसपास चीन में। वहां पे कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। मतलब सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये है कि जैसे हमारा कॉइन होता है, ऐसे मान लो आप कि एक्चुअल में तो अभी भी जो हमारी करेंसी है वो सांकेतिक ही है। अब मान लिया आपको 500 का नोट है, तो वो उसकी उस कागज की 500 रुपये वैल्यू थोड़ी है। 500 रुपये की वो चीज़ नहीं है ना, कागज है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का वो कागज होगा, लेकिन वैल्यू 500 रुपये है। तो ये प्रयोग पहले ही कर चुका था चीन का शासक। इसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये कर लेते हैं, इससे जो हमारा नोट है कुछ समय के लिए रुक जाएगा और मतलब ठीक हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। वो किया, लेकिन लोगों ने क्या काम करा, सांकेतिक मुद्रा मतलब चांदी और सोने की जगह इसने पीतल और तांबे की मुद्रा चला दी, कांसे की मुद्रा चला दी। मतलब जो सोने का सिक्का है अब ये तांबे का चला रहा है, तो उसकी जो एक्चुअल चीज है, मतलब जो वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, वो तो कम हो गई ना। और जो संकेत के रूप में ये बोल रहा है कि ये सोने का ही आप मान के चले। जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास एक, मान लिया चमड़े का कुछ भी रखा हुआ है, और मैं ये बोल दूं कि भाई ये कागज है, एक मैंने आपको चेक बना के दे दिया कि ये देखो 1 लाख रुपए हैं, ले जाओ। आप बोलोगे पागल क्यों बना रहे हो, ये 1 लाख रुपए, ये कागज का टुकड़ा। तो कागज का टुकड़ा है और आप 1 लाख रुपए बता रहे हो। मैं फिर बोलूंगा देखो मेरे साइन है, वहां जाके आप ले लो। तो संकेत के रूप में उसे चला दिया। उसने बोला कि जब हमें सही व्यवस्था लगेगी हम इसको वापस कर लेंगे। लोगों ने क्या काम करा, ठप्पे मारने चालू। तांबे का वो घर में अपना जगह 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 टकसाल बन गई। गांव गांव में टकसाल बन गई, जैसे शराब कच्ची खिंचती है गांव में, वैसे ही होने लगा। लोगों ने अपने सिक्के ढालने चालू कर दिए, उस पर कोई मोहर नहीं रहते थे, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा अपना जो भी है जैसा वैसा ही बना दिया और सीधा बाजार में उतार दिया। अब भर भर के घर घर से सिक्के आ रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं था उसने भी सिक्के अपने घर से लेके आ रहा है वो भी। अब जब इसने देखा, इसको पता चला कि भाई ऐसा मामला हो गया, गड़बड़ हो गई है, तो कि बाजार में तो इतने जाली नोट आ गए, पहले ही नहीं थे इतने, तो अब क्या होगा इनका। अब ये बोलता है कि भाई जाली नोटों को बंद करो। अब लोग बोलेंगे हमारे पास तो हैं, आपने चलवाए हैं, तो हम क्या करें। अब भाई उसका कोई प्रमाण थोड़ी है। मान लिया मैं ये कहने लग जाऊं कि आपने जो 10 सिक्के ला के दिए वो मेरे पास हैं, दूसरा बोलेगा मेरे पास भी हैं, तीसरा बोलेगा मेरे पास भी हैं, सबके पास हैं, उन पर ना मोहर है, ना साइन है, ना कुछ है। तो जब सबके पास हैं तो अब इसको क्या करना पड़ा, वो सिक्के वापस लेने पड़े, क्योंकि हर कोई ये बोलने लगा कि ये तो हमारे ओरिजिनल है, जो आपने दिए थे वो हैं, हमने छापे हुए नहीं है। तो अब इसको वो वापस लेने पड़े। वापस लेके क्या करे, इसको ओरिजिनल सिक्के देने पड़े, क्योंकि उन लोगों की भरपाई करेगा। तो वापस सिक्के देने पड़े सोने और चांदी के। बहुत घाटा हो गया। साथ के साथ इस घाटे को जैसे तैसे पूरा कर रहा है। यहाँ पर एक और नया काम कर दिया, खुरासान अभियान। मध्य एशिया में क्या सोचा इसने कि साम्राज्य को और बढ़ाते हैं, और बढ़ाएंगे। थोड़ा सा कुछ विवाद भी चल रहा था उधर, तो इसने मिस्र के शासक से मिला और इधर उधर के 2-3 लोगों से मिला, और चलो आक्रमण करेंगे। 1 साल के लिए ये यहाँ पर सैनिकों को लगा रहा है, उनको घर घर से बुलाकर भर्ती होना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा। एडवांस सैलरी दे रहा है, इसके कराचिल के लिए भी और इसके लिए। कराचिल मतलब चीन की तरफ के लिए, चीन और भारत के बीच वाला क्षेत्र, वहां के लिए। यहाँ पर पहाड़ों पर अभियान करना है। पहाड़ों पर भारतीय पहली बार जा रहे हैं, उनको कुछ अता पता ही नहीं, युवा जा रहे हैं, अब वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये अभियान, तो वहां पर मध्य एशिया में लड़ाई बंद होगी, तो इसलिए ये अभियान खत्म हो गया। अब जो एडवांस पैसा दिया था सैनिकों को, 1 साल का पैसा दे दिया है, उनकी ट्रेनिंग पर खर्च कर दिया, तो वो सारा का सारा पैसा बर्बाद गया। ठीक है, इसने बोल दिया कि घर बैठो, कोई जॉब नहीं है ना, ऐसा बोल दिया। अब लोगों के मन में फिर से घृणा पैदा हुई, हमें पहले तो सैनिक बना दिया, अब बोल रहे घर बैठो, है ना, अग्निवीर की तरह। वही चीज ये पहले कर चुका है जो आज के टाइम में हो रही है, अग्निवीर, है ना। कराचील अभियान, कराचील अभियान में क्या करता है कि पहाड़ों पर भेज देता है, पहाड़ों पर जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, जाते 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 बर्नी बोलता है कि भाई क्या भेजा इसने, क्या किया।
वहां से 3 लोग बच के आए। इब्न बतूता बोल रहा है 5 लोग बच के आए। ये 3 4 5 लोग बच के आए हैं, सारे सैनिक मारे गए। क्यों मारे गए? इतनी ठंड है, यहाँ पर गर्मी में रह रहे हैं और तुम वहां सर्दी में भेज रहे हो, कुछ अता पता तुम्हें है नहीं। पहाड़ों पे चढ़ा रहे हो, वो प्लेन में गंगा घाटी में गोते खा रहे हैं। वहां पर उन्हें पहाड़ों में चढ़ा रहे हो, जिन रास्तों का नहीं पता उन्हें वहां पर पहुंचा रहे हो। तो क्या होगा? वो लोग मर गए। तो ये इसकी असफलताएं यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा क्या है, इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये अपने जमाने का बहुत एडवांस शासक रहा है। अगर इसके काम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाते तो बहुत अच्छा शासक होता, बहुत बहुत कुछ बदलाव हो गया होता, लेकिन नहीं हुए। अनलकीली गड़बड़ होगी। तो सबसे पहले एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ध्यान इधर भी होगा कुछ लोगों का। तो पहले पढ़ते चलते हैं और समझाता हुआ चलता हूं मैं। तो क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद बैठा है। मृत्यु मैंने बताई दी थी। इसको बुद्धिमान और मूर्ख शासक कहेंगे। क्यों कहेंगे? पता चल गया होगा। भाग्यहीन, आदर्शवादी इसको कहा गया है। पूछा जाता है कि किसको कहा गया है, तो इसी को कहा गया है। बुद्धिमान है लेकिन मूर्ख बन रहा है लक की वजह से। आदर्शवादी है लेकिन भाग्यहीन है, बेचारा क्या करे। शासन काल में 1333 में कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। 1333 ये पूछा जाता है, मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आता है। इब्न बतूता किसके समय पर आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। और इसकी बहुत सारी बातों का यही व्याख्यान करता है। कहाँ का यात्री है? मोरक्को का यात्री है। कहाँ का? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को देश पड़ता है, वहां का। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस शासक ने, किस सुल्तान ने किसी बाहर के यात्री को अपने दरबार में काजी नियुक्त कर दिया। काजी क्या होता है? काजी का मतलब है न्याय विभाग का प्रधान। मतलब ऐसा माने कि आप जज बना दिया उसको। तो बाहर से व्यक्ति आ रहा है और आपने उसको जज बना दिया। तो देखो कैसा प्रयोग है। अब इसको जज बना दिया, इससे प्रभावित होकर काजी बना दिया। तो क्या काजी नियुक्त करता है इब्न बतूता दिल्ली का। तो बहुत बड़ी बात थी ये। ध्यान रखना किसने। एक और यात्री होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, एक अंग्रेज है जिसको कोई क्या करेगा, अपना एक पद दे देगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो एक वहां पर है और एक यहाँ पर है। तो ये इब्ने बतूता है, दिल्ली का काजी बनता है जो। 1342 में सुल्तान ने इब्ने बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो एक तो काजी बनाया, एक राजदूत बनाकर इसे चीन भेज दिया इब्ने बतूता ने। इब्ने बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताबुल रहला, इसके ऊपर हमने पहली चर्चा कर ली। कौन सी क्लास में? तो जब हमने क्लासें की थी किसकी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो उनमें देखा था हमने साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने किताबें, लेखक क्या लिखा हुआ है, किस समय की वो रचना है, किस समय का यात्री है जिसके समय पर आया है। तो हमने देखा था किसको, पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत का अलग देखा था और मुगल काल का अलग देखा था। तो उस क्लास को देख लेना आप, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट में। तो किताबुल रेहला, रेहला के नाम से प्रसिद्ध है ये रेहला। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सफरनामा। क्योंकि ज्यादातर किताबों में रेहला तो मिल जाएगा, सफरनामा नहीं मिलता है। और जो सफरनामा एग्जाम में आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, सफरनामा किताबुल रेहला, रेहला का ही दूसरा नाम है। और ये किसने लिखी है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को लिखा हुआ है। किसने? इब्ने बतूता ने। जो क्या था, दोहराते जाओ चीजों को, मैं 2 3 बार रिवाइज करा देता हूँ साथ के साथ ही, वो इसलिए कि माइंड में छपे हो। तो इब्ने बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय रेहला यानी कि सफरनामा को लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी बना दिया था और इसको चीन भेजा था 1342 में। किसके लिए? चीन का राजदूत बनाकर। तो ये इब्न बतूता था। इब्न बतूता के अनुसार, अब ये टिप्पणी क्या कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक का समय साम्राज्य में 23 प्रांतों में बटा हुआ था। यानी कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर लिखना, हाँ लिखा हुआ है, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। यानी कि केवल कश्मीर, बलूचिस्तान और दक्षिण भारत में छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा, केवल ये उसको छोड़ के सारा का सारा दिल्ली सल्तनत में था। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य क्षेत्र किसके समय पर था? दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और इस बात का जिक्र कौन करता है? इब्न बतूता करता है। कौन सी पुस्तक? रेहला में। इसमें यह बताता है कि इसके सल्तनत में कुल 23 प्रांत थे। ठीक है, ऐसा इसने बोला है। तो ये इब्न बतूता और
मोहम्मद बिन तुगलक। एक अभिलेख मिलता है, कौन सा? राजमुंद्री अभिलेख। इस अभिलेख को मैंने पहले भी बताया। राजमुंद्री अभिलेख को कब बताया? तो मैंने बताया था कि जब इसके पिताजी थे गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर इसने अभियान किया था। तो दो अभियान किए थे, एक वारंगल का अभियान किया था गयासुद्दीन तुगलक के समय। यहाँ पर हम देखेंगे, ये रहा, एक वारंगल अभियान किया है किसने? जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दूसरा अभियान किया था बंगाल बिहार का अभियान। तो यहाँ पर इसने जाजनगर, इसके तहत जो जाजनगर है उड़ीसा में, उसके भानुदेव दुत्या को पराजित किया था। और इस लड़ाई का जो वर्णन मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है? राजमुंद्री अभिलेख में। इसका जो स्रोत है राजमुंद्री अभिलेख है, जिसमें जूना खान को क्या बोला है? विश्व का खान। तो इस चीज को मैंने पहले भी समझाया था लास्ट क्लास में। तो जाजनगर उड़ीसा को जब ये जीतता है, राजा भानुदेव को, भानुदेव द्वितीय को, तो राजमुंद्री अभिलेख में इस बात का जिक्र मिला हुआ है और इसमें इसको क्या बोला गया है? अ, विश्व का सुल्तान। तो वही चीज है कि यहाँ पर राजमुंद्री अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है और इसको मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। तो दुनिया का खान कौन है? विश्व का खान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ जिक्र मिलता है? राजमुंद्री अभिलेख में। ठीक है। एडवर्ड थॉमस या टॉमस, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? धनवानों का राजकुमार। धनवानों का राजकुमार किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मुद्राओं का निर्माता या मोहर का मुद्राओं का निर्माता किसको कहा गया है? मुद्राओं का धनी किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना है। मुद्राओं का धनी, मुद्राओं का निर्माता, यात्री, सॉरी, धनवानों का राजकुमार, दुनिया का खान, ये सिर्फ किसको कहा गया है? जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों कहा गया है धनवानों का राजकुमार? जो धनवान थे उनसे धन निकलवा रहा है, मुद्रा को नई नई मुद्रा छपवा रहा है। दुनिया का खान इसको बोला है किसने? राजमुंद्री अभिलेख में। साथ के साथ क्या बोला है? चार नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो सबसे पहले नंबर पर याद रखना है, रखना ही रखना है, क्या? बुद्धिमान मूर्ख। दूसरा नाम भाग्यवान। भाग्यवान क्या? कौन सा? आदर्शवादी। सॉरी, भाग्यहीन, हीन हीन हीन, भाग्यहीन वानी, भाग्यहीन, आदर्शवादी। दुनिया का खान और कौन सा? धनवानों का राजकुमार। सब किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। दिल्ली सल्तनत में का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान, लेकिन धार्मिक दृष्टि से उदार और सहिष्णु। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सहिष्णु शासक था, उदार शासक था। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, तो कट्टर नीति थी उसकी, हिंदुओं के प्रति एक ऐसे ही सुणु वाला व्यवहार था। टैक्स लगा दिया था 50%, इनकम का 50%, आधा हिस्सा टैक्स में देना पड़ता था हिंदुओं को, जबकि मुसलमानों का नहीं था ऐसा। तो ये ऐसा नहीं था, हिंदुओं के प्रति इसने सहिष्णु नीति अपनाई, मतलब सर्व धर्म के लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, उलेमा वर्ग का वर्चस्व समाप्त कर दिया। उलेमा वर्ग का मतलब क्या है? जो धर्म को बनाने वाला, मानने वाला, नीतियों का पालन, धार्मिक नीतियों का पालन करवाने वाला मुस्लिमों का वर्ग है, उसको उलेमा वर्ग बोलते हैं। इसका वर्चस्व समाप्त करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण किया। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का ऐसा पढ़ा लिखा विद्वान था कि उसने धार्मिक नीति से कैसा था? उदार और सहिष्णु था और धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना की थी। ठीक है। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जैन विद्वान, अब यहाँ पता कैसे चलता है कि ये सहिष्णु है, सभी धर्मों को मानता है, कोई किसी को परेशान नहीं करता, तो जैन विद्वान हमें देखने मिलते हैं। कौन? जिन प्रभा सूरी। ध्यान रखना है, पूछा जाता है जिन प्रभा सूरी किसके दरबार में रहते थे? जैन विद्वान थे जिन प्रभा सूरी, जैनी थे, जो किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। राजशेखर मोहम्मद बिन तुगलक के। साथ के साथ हमें पता चलता है कि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। तो क्यों था? हिंदुओं के त्योहार, मुख्यतः होली में भाग लेता था। होली में भाग लेने वाला ये पहला और एकमात्र सुल्तान हमें देखने को मिलता है इस समय तक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो धार्मिक रूप से कैसा है? सहिष्णु है, उदार है, किसी हस्तक्षेप रखता है, हस्तक्षेप नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राजा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है और धर्म के लिए अपने दरबार में धार्मिक लोगों को रखता है, अपने धर्म के अलावा भी। तो जैन विद्वान कौन? जैन प्रभासूरी और एक राजशेखर इसके दरबार में रहते हैं। और साथ के साथ ये होली का त्योहार मनाने वाला
पहला शासक है, ठीक है। तो हिंदुओं का होली का त्योहार उनके साथ में मनाता था। सती प्रथा पर हाँ इसने रोक लगाई थी। ध्यान रखना है, किस दिल्ली के किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो देखो, अब सती प्रथा पर रोक का मतलब है कि सती प्रथा पर जो रोक लगेगी वो 19वीं शताब्दी में लगेगी आकर। राजा राम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 19वीं शताब्दी में सती प्रथा का अंत होता है। सोच के देखो कि अब से इतने साल पहले, है ना, 700 800 900 साल पहले, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक सती प्रथा पर रोक लगा देता है उसको गलत बोलकर। जबकि वो इसको हिंदुओं के प्रति विरोध नीति या हस्तक्षेप की नीति के तहत नहीं कर रहा। ये उसको धर्म क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष नीति के तहत ही कर रहा है। ये बोलता है सब धर्म बराबर है और हम आपके धर्म को मानते हैं, आपका धर्म अच्छा है उसको निभाओ। होली का त्योहार भी मनाता, लेकिन ये बोलता कि आपके धर्म में एक गलत बात है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सोच के देखना, मोदी जी ने 3 तलाक, जबकि मोदी जी को कोई मतलब नहीं है उनकी बीवी तलाक दे ना दे, है ना, है या नहीं है। योगी जी को कोई मतलब नहीं है बीवी तलाक दे ना दे, उनके तो है ही नहीं। ल- उनको मतलब नहीं है कि हिंदुओं की बीवी तलाक दें, मतलब सॉरी, पति तलाक दें, तलाक 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 कह गए, नहीं होता है। तो उनको क्या जरूरत है मुस्लिमों के लिए 3 तलाक को बंद करवाने की, क्योंकि वो एक कुरीति है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि बाकी काम उनके धर्म पक्षपात वाले हो सकते हैं अगर लोगों की नजरों में, लेकिन ये काम उनका धर्म पक्षपात वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिंदुओं को प्रभावित नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। भाई, तलाक दे रहा है, मुस्लिम तलाक दे रहा है, मुस्लिम महिला को तलाक दे रहा है, तलाक 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 कर गए, तो उनका क्या रोल? लेकिन वो फिर भी उन्होंने करवाया, किसके लिए? मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए। तो वैसा ही जो इस समय पर सुधार हुआ है और जो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया 100 साल, 200, 150, 200 साल पहले, उसको ये इतने 700 800 900 साल पहले ये मोहम्मद बिन तुगलक समाप्त करवा चुका था अपने दरबार में। तो ये बोलता है कि हिंदुओं में ये जो कुरीति है ये सही नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार होता है। जो अपनी इच्छा से सती होती है वो तो होती है, लेकिन जबरदस्ती भी सती करवाई जाती है, तो इसने उसको बंद करवा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर, हाँ ये चीज थी, इसने हालांकि उलेमा वर्ग का वर्चस्व समाप्त कर दिया था, लेकिन इसने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया। ठीक है, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, मतलब सुल्तान हो या अल्लाह हो, बात बराबर है, उसकी बातों को थोड़ा थोड़ा माना जाए। लेकिन अभी आगे चल के अगली स्लाइड में है कि ये सिक्कों पर अपना नाम नामांकित करवा कर क्या करवाता था? खलीफाओं का। अभी दिखाऊंगा उस चीज को, तो थोड़ा सा देख लें क्या था। धार्मिक रूप से कैसा है ये? सही सुनो है, सर्वधर्म को मानने वाला है, धर्म निरपेक्ष राजा है। जैन विद्वान कौन? जिन प्रभा सूरी और राजशेखर इसके दरबार में रहते हैं। होली का त्योहार मनाता है, लेकिन सती प्रथा को ये बंद करवा देता है। उलेमा वर्ग से अलग हटके ये धर्म को लेकर चलता है, धर्म की नीतियों को लेकर चलता है। सिक्कों पर ये अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाता है। ठीक है, अब ये जो अंकित करवाया इसको देख लेते हैं। क्या किया इसने? मिस्र के अब्बासी खलीफा पास से, जैसे हमने देखा था बगदाद के खलीफा से एक शासक ने सुल्तान की उपाधि ली थी। ध्यान करो, किसने सुल्तान की उपाधि ली थी? किसने? जो पहला वास्तविक सुल्तान था दिल्ली का, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि दी गई थी गोरी के भतीजे के द्वारा, गयासुद्दीन महमूद के द्वारा। लेकिन वो सुल्तान की जगह क्या बोलता था खुद को बोलता था सिपह सलार। ठीक है, सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की थी पूरी तरह। सुल्तान जो ग्रहण की उपाधि वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, दास था, सुल्तान बना, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। वो बगदाद के खलीफा से मिलता है और उससे खिल्लत प्राप्त करता है और सुल्तान की उपाधि प्राप्त करता है, क्योंकि वहां के खलीफाओं को विश्व में माना जाता था कि ये इस्लाम के नेता यही हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या करता है मिस्र के अब्बासी खलीफा। जब मैंने इस्लाम का उदय बताया था, वो वाली क्लास आपने देखी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा इस्लाम का उदय कैसे हुआ और वो भारत की तरफ प्रसार कैसे किया। इसी प्ले लिस्ट में कोई पहली बार देख रहा है तो बता देता हूँ, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट में। तो वहां पर भारत की तरफ वो कैसे बढ़े, वो लोग आक्रमण कैसे करने लगे। तो वहां पर मैंने बताया था कि सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम के प्रवर्तक हैं वो हुए,
उसके बाद कुछ खलीफा आते हैं, तो 4 खलीफा नॉर्मल बने, उसके बाद पैतृक हो गए खलीफा। अबू बकर, उस्मानी, ये बताए थे, ठीक है, अली। तो उसमें ही बाद में चलकर जो बाद के खलीफा हैं उनमें 2 तरह के खलीफा हो गए, वो भी बताए थे। उनमें ही थे कौन, एक अब्बासी, ठीक है। तो ये अब्बासी खलीफा होते थे। इसमें मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र कि मैं सुल्तान बन गया हूँ, स्वीकृति दें। तो सुल्तान उनका एक तरीके से प्रतिनिधि होता था किसी भी जगह पर। तो यहाँ पर स्वीकृति पत्र प्राप्त किया, खुतबा और सिक्कों पर अपने नाम के स्थान पर खलीफाओं का नाम अंकित करवाया, ठीक है। खलीफा मतलब धर्मगुरु, या फिर ये जो इस्लाम के प्रवर्तक तो एक ही है, कौन, हजरत मोहम्मद। उनके नीचे जो हुए वो सब खलीफा हैं, इस्लाम का प्रतिनिधि करने वाला धर्मगुरु। तो अपने नाम की जगह ये खलीफाओं का नाम अंकित करवा रहा है। पूछा जाता है कि किस शासक ने अपने नाम की जगह खलीफाओं के नाम का खुतबा और नाम अंकित करवाया, तो किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस्र और जकात को छोड़कर शेष कर समाप्त कर दिए। शेष कर मैंने बताए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, टैक्स लगा दिए थे बहुत सारे। कौन कौन से टैक्स लगाए थे, जजिया कर लगाया था, किस पर लगाया था, गैर धार्मिक कर था, हिंदुओं पर लगाया था। जकात कर लगाया था, जो भूमि कर होता था, देना होता था, भूमि का टैक्स देना होता था, ठीक है। और क्या था ये, मुस्लिम कर था, धार्मिक कर। उसके अलावा चरी लगाया था, जो चारागाह पर लगता था। घरी लगाया था, जो हाउस टैक्स होता था, घर पर लगता था, ऐसे करके। और खम्स लगाया था, जो लूट का कर होता था। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स थे जिनमें रियायत कर दी थी। ये कठोर थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन रियायत कर दी गई थी किसके समय पर, अ, गयासुद्दीन तुगलक के समय। गयासुद्दीन तुगलक ने उनमें रिलैक्सेशन कर दिया टैक्सेस में, है ना। यहाँ पर आकर इसने क्या किया, टैक्स को खत्म ही कर दिया और केवल 2 ही कर रहने दिए, एक उस्र कर और एक जकात कर। इनके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, नहीं तो आगे जाके भी इसका डिस्कस करेंगे जब पूरा इसका प्रशासन वगैरह देखेंगे उसमें, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है, जो भूमि कर है, टैक्स वाला कर है, वो लगा हुआ है। संकट के समय कृषकों को राहत देने के लिए अब इसने काम किए हैं, राहत के कार्य, क्योंकि जनता खिलाफ रहती है तो उसके लिए काम करने पड़ेंगे। तो राहत का कार्य करने देने के लिए दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। दीवान ए कोही विभाग, दीवान ए कोही कैसा विभाग था, कृषि विभाग था, कृषि से संबंधित था। किसके लिए था, कृषकों के लिए था। किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, ठीक है। तो ये दीवाने को ही सिंचाई के लिए सड़कों और कुएं खुदवाए, जो इसके पिताजी ने भी खुदवाए थे, नॉर्मल बात है ये। कुएं खोदने और बीज व हल लेने के लिए कृषि ऋण सोनधर प्रदान किया। तो कुएं और सड़क तो किसने बनवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने भी बनवाई थी, इसके पिताजी ने। लेकिन इसने एक नया काम किया। भाई मान लिया आपको, किसान अभी भी रहता है, किसानों में एक वो मिलता है, किसान लोन, है ना। तो ये जो किसान लोन होता है क्यों दिया जाता है, किसान के पास हो सकता है इतने पैसे ना हो कि वो नया बीज ला सके, जुताई बुआई करवा सके, तो उसको क्या दे दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है, 1 लाख तक या जो भी हो, 50,000, 80,000, वो लोन। तो इसके समय भी क्या हुआ, इसके समय एक सोनधर लोन चला। जो ध्यान रखना है, एक सोनधर लोन है और एक और होगा, हाँ, ये तकावी। इसने दो लोन दिए किसानों को। तो एक लोन था सोनधर, जो कुएं खोदने के लिए, कुआं खोदो, पानी निकले, सिंचाई करो। और साथ में बीज और हल खरीदने के लिए ट्रैक्टर वैक्टर लाओ, ट्रैक्टर तो आपका जमाना है उस समय पर, मतलब बीज लाओ, हल लाओ, बैल लाओ, जो तो उन्हें अच्छे तरीके से। इसके लिए क्या किया उसने, सोनधर, सोनधर एक टैक्स दे, मतलब वो दे दिया, सॉरी, ऋण दे दिया, लोन दे दिया, ऋण, टैक्स नहीं, ऋण, ठीक है। साथ के साथ अकाल राहत संहिता तैयार करवा दी। अकाल संहिता हमने देखा कि उसने भी तैयार करवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। सड़क उसने बनवाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सड़क खुदवाकर, कुएं खुदवाकर जो ऋण दे रहा है वो महत्वपूर्ण है। ऋण कौन दे रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये अकाल संहिता इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पहले भी बनवा दी, है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने भी बनवा दी। लेकिन अकाल के समय अगर कृषकों को जरूरत पड़ी तो कृषि ऋण कौन देगा, तो तकावी ऋण कौन दे रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो 2 तरह के ये इसने ऋण दिए, लोन दिए किसानों को। किसानों के लिए काम कर रहा है क्या, एक तो सबसे पहले देखो, उसर और जकात को छोड़कर बाकी टैक्स खत्म कर दिए। एक ये दीवाने को ही विभाग बनवा रहा है, इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या कर रहा है, सोनधर एक ऋण बनवा रहा है, सॉरी, ऋण दे रहा है।
किसानों के लिए नॉर्मल तरीके से एक तकावी ऋण दे रहा है अकाल के टाइम पर। अकाल के टाइम, ये नॉर्मल टाइम पर ये, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो अजमेर के शेख मुइजुद्दीन चिश्ती और बहराइच के सालार मसूद गाजी की दरबार पर गया। तो जो ज्यादा पूछा जाता है इस चिश्ती के लिए पूछा जाता है, क्योंकि ये शेख मोइजुद्दीन चिश्ती हैं, जिनके शिष्य आगे चल के आएंगे शेख सलीम चिश्ती और ये सब। तो ये चिश्ती संप्रदाय है जो अ, अभी हम इसके बाद में धर्म को देखेंगे तो धर्म में देखेंगे कि मुसलमानों में कुछ संप्रदाय होते थे, तो उनमें से एक संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। तो मोइजुद्दीन चिश्ती तो हैं नाम यहाँ पर, किसमें, दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में नहीं, तुगलक वंश में। दो नाम ध्यान रखने हैं जरूर, निजामुद्दीन औलिया, मुइजुद्दीन चिश्ती। देखो मेरा काम केवल यहाँ पर ये इसको रटवा देना या इसको बता देना नहीं है, वो सब किताबों में लिखा है, किताबों में पढ़ सकते हो। दिमाग में कैसे डलेगा वो उस चीज को ध्यान रखो। पेपर में क्या होगा गड़बड़, उस चीज को ध्यान रखो। पेपर में गड़बड़ होती है बहुत ज्यादा, कि जब आता है निम्नलिखित में से किस शासक ने के निजामुद्दीन औलिया से कटु संबंध थे या मैत्री संबंध थे, कुछ ऐसा आता है। हम इन दोनों के नाम ही मिक्स हो जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया, मुइजुद्दीन चिश्ती। हमारे इन दोनों के नाम मिक्स हो जाएंगे क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो जो था कौन, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन स्टेशन से ध्यान रखें, दिल्ली वाले से, निजामुद्दीन औलिया। तो उसके कटु संबंध है किससे, गयासुद्दीन तुगलक से। वो औलिया है, औलिया संप्रदाय। और ये कौन है, चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय का जो तक जो पहुंचा यहाँ पर अजमेर में उनकी दरगाह पर, वो कौन पहुंचा है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। तो निजामुद्दीन औलिया पहले और ये चिश्ती बाद में। तो यहाँ पर दिल्ली का पहला सुल्तान है जो शेख निजामुद्दीन चिश्ती, सॉरी मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम थोड़े से अजीब से होते हैं लेने में। तो इसकी दरबार पर पहुंचता है और बहराइच उत्तर प्रदेश में सालार मसूर गाजी की दरगाह पर पहुंचने वाला ये पहला सुल्तान है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कौन सा पहला सुल्तान है जो इनकी दरगाह पर पहुंचा, तो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मैंने कहानी बताई दी है, एक बार इन्हें समझ लेते हैं नोट्स देखते हुए। शासन संबंधी असफल योजनाएं, 1325 से 27, सबसे पहली क्रम याद रखना है, यहाँ पर क्रम याद रखो। सबसे पहले क्या हुआ, दोआब में कर वृद्धि होगी, टैक्स में इंक्रीमेंट हो गया। तो कब, 1325 से 27 के बीच में। 26-27 में क्या हुआ, राजधानी परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 29-30 में सांकेतिक मुद्रा चलाई। 36 में क्या हुआ, खुरासान अभियान हुआ। और 33 से 38 तक क्या हुआ, कराची अभियान हुआ। 33 में क्या हुआ था, कोई आया था, कौन आया था, इब्न बतूता, ना इब्न बतूता, इब्न बतूता था। इब्न बतूता का नाम मैंने अभी एक और जगह लिया था गलती से, हाँ इल्तुतमिश लिया था, सही है सही है सही। कई बार नाम ऐसे रहते हैं कि वो जुबान पे आते आते कुछ और स्लिप हो जाए, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि गयासुद्दीन बलबन निकल जाता है तुगलक की जगह, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहला कौन सा है, दोआब कर में वृद्धि। हालांकि ध्यान रखें, जब दोआब क्षेत्र में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, ये दोआब को छोड़कर वहां पर गाली मिलेंगी। क्रम याद रखने के लिए बता रहा हूँ केवल। तो वहां पर उत्तर भारत में दोआब गंगा यमुना के दोआब में टैक्स बढ़ा देगा, गाली मिलेंगी। दक्षिण भारत जाने की कोशिश करेगा, दक्षिण भारत पहुंच नहीं पाएगा, वापस आना पड़ेगा। वापस आएगा तो ये दक्षिण भारत की तरफ रुख ना करके, वहां तो जीत ही गया है, ये बढ़ेगा किधर की तरफ, अ, इधर मध्य एशिया की तरफ और उत्तर की तरफ। उसके लिए क्या चाहिएगा, इसको पैसा चाहिएगा। तो वहां पर पहले क्या करेगा, ये मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा चलाएगा। तो ध्यान रखना, दोआब क्षेत्र में वृद्धि, कर वृद्धि। फिर उसके बाद क्या होगा, राजधानी परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वापस आके सांकेतिक मुद्रा चलाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कराची अभियान करेगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी खुराचान अभियान करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, कराची अभियान करेगा। तो इसको आप क्रम याद रखना है, समय याद रखना है। योजनाएं बेहतर होने के बावजूद भी असफल रही। असफलता के कारण क्या रहे, क्रियान्वयन में कमी रही, सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई। अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग और जनता का योजनाओं के प्रति विश्वास, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये योजनाएं हैं क्या, तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। टाइम से आगे की चीजें थी, मैंने बता दिया पहले ही। समझ और सहयोग में जब समझ नहीं पाए तो उन्होंने सहयोग भी नहीं करा, जिसकी वजह से योजनाएं असफल होगी। तो ये योजनाएं क्या है, एक एक करके देखो। दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है कब, 25 से 27, 1325 से 27।
दोआब क्षेत्र समृद्धशाली होने के कारण इसे इससे ज्यादा कर वसूला जा सकता था, है ना। अधिक कर वसूला जा सकता था। सब समझाया हुआ है, केवल नोट्स एक बार देख लो। लेकिन जिस समय कर में वृद्धि की गई, उसी समय क्या हो गया, अकाल पड़ गया। समझा दिया था मैंने। दिल्ली सहित अनेक भागों में प्लेग, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस शासक के समय पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में प्लेग नामक बीमारी फैली। तो कब फैली है, तो यहाँ पर ब्लैक डेथ या प्लेग फैल गया कब, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। कई बार कासिम निकल जाता है गलती से, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, सोचना पड़ता है फिर। लोग बढ़ी हुई दर पर टैक्स देने को तैयार नहीं थे, है ना। और कर वसूली इतनी कठोर की गई कि जनता में आक्रोश और असंतोष हो गया। अब इसे समझो, हुआ क्या, पहले ही बता दिया, संक्षेप में थोड़ा सा और समझ लो। दिल्ली में दोआब क्षेत्र में गंगा यमुना के बीच में इससे टैक्स बढ़ा दिया। जब टैक्स बढ़ा दिया तो वहां पर अकाल पड़ गया। अकाल का कारण क्या था, यहाँ पर प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी होती है चूहों से फैलने वाली, पता होगा शायद। और प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी थी। तो दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा दूषित होगी कि इसको क्या करना पड़ा, इसको क्या करना पड़ा, दिल्ली छोड़कर भगना पड़ा, है ना। मतलब कुल मिलाकर क्या करना पड़ा, दक्षिण भारत पहुंचेगा। तो यहाँ पर प्लेग फैल रहा है, महामारी फैल रही है। ऊपर से क्या हुआ, जब इसने टैक्स बढ़ा दिया, लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है। क्यों दें, इतना टैक्स क्यों दें। सबके मन में यही था, वहां से तो कम ले रहे हो, हमसे क्यों ले रहे हो। एक क्लास में आपको बिठाकर आपसे 2,000 रुपये ले जाएं, एक बच्चे से 1,500 रुपये ले जाएं, उससे 1,500 लिए तो मुझसे भी 1,500 लो, मुझसे 2,000 क्यों ले रहे हो। अरे स्थिति देखो, वो नहीं देने में सक्षम है 2,000, तो क्यों आप 2,000 दो, वो 1,500 देगा। तो वही चीज यहाँ पर हुई। तो लोगों ने क्या किया, इस जब टैक्स नहीं दिया तो इसने क्या काम किया, कठोरता से वो वसूला, भेज देता खुद मोहम्मद चौधरी को, जाओ वसूल के लाओ। वो वसूलते, और जब उन पर यातनाएं होती तो वो इसको गाली देते, गलत सलत पत्र लिखते। उससे ये दुखी होकर उनको यातना देने के लिए और ज्यादा ये दक्षिण भारत की तरफ रुख कर जाता है और राजधानी परिवर्तन करता है। दक्षिण भारत पर नियंत्रण करने के लिए राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करता है। ध्यान रखना, दौलताबाद जो था वो देवगिरी का ही नाम बदला जाता है, इस बात को आप विशेषतः ध्यान रखें। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर देता है। दक्षिण भारत में देवगिरी की तरफ बढ़ता है ये, और इसका नाम बदल कर क्या कर देता है, दौलताबाद, मुस्लिम नाम। जैसे अभी हो रहा है, वापस मोदी जी क्या कर रहे हैं, हिंदू नाम बना रहे हैं सारे। तो वैसे ही ये इन्होंने क्या काम करे, मुस्लिम नाम बना दिए। देवगिरी कौन सा स्थान है, देवगिरी याद करो। देवगिरी वही स्थान है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, पहले खुद गया था, उसके बाद किसको भेजा था, मलिक कफूर को भेजा था। वहां पर कोई राजा था, कौन सा था, राजा रामचंद्र देव, है ना, कुछ ऐसे करके था, हाँ। याद करो, या रुद्र प्रताप सिंह। क्लास में जाके फ्लैशबैक में जाके देखना, दूसरी इससे पहली वाली क्लास, उसमें समझ में आ जाएगा कौन सा था। तो सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर देता है, दौलताबाद, और उसको अपनी राजधानी घोषित कर देता है। 1335 में राजधानी पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। अब राजधानी बना दी, लेकिन समस्या, ये समस्या मैंने बता दी। लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं तो परेशान, सॉरी, दिल्ली से दौलताबाद पहुंचते हैं, बोल दिया कि सामान भरो और चलो, सामान भरो चलो, बैलगाड़ी से लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो लोग इतने परेशान हो गए कि वहां तक मरते हुए चले गए। जब मरते हुए चले गए, इसने देखा कि भाई क्या फायदा, सब मर ही जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते, तो बोला चलो वापस चलो, कोई जरूरत नहीं है। जैसे तैसे लोग पहुंचे, अब वापस चलने में ढो रहे हैं सामान को। तो लोग और ज्यादा परेशान हो गए इससे। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा चलाना। तांबे या कांसे की सांकेतिक मुद्रा को सोने और चांदी की मुद्रा की जगह समान, उसके समान चलाया। सिक्कों पर कोई सरकारी मोहर आदि का चिन्ह नहीं था, ये बता दिया मैंने। इसलिए लोगों ने आसानी से नकली सिक्के ढालने चालू कर दिया और इन्हें सरकारी सिक्कों के साथ चलाना चालू कर दिया, है ना। अनेक जाली टस, टकसालें बनने लगी और भू राजस्व का भुगतान भी जाली सिक्कों से किया जाने लगा, जिससे जाली करेंसी बढ़ गई। उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर लिखना छूट गया है कि उसके लिए इसको क्या करना पड़ा, जो ओरिजिनल सिक्के होते थे वो देकर और नकली सिक्के वापस लेने पड़े, ये बोलकर कि अब से ये नकली सिक्के मतलब सांकेतिक सिक्के बंद हैं, वो वापस लेने पड़े। तो इसका राजस्व क्या हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। उस खाली राजस्व पर इसने क्या काम करा, खुरासान अभियान कर दिया। पैसे हैं नहीं, लड़ाई करने को चल रहे हैं, एक और नया काम मोल ले लिया। मोहम्मद बिन तुगलक तरमासिरीन और मिस्र के सुल्तान से मिलकर खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध ये अभियान करता है। तरमासीन कौन है, ध्यान रखना है यहाँ पर,
छूट गया है या है आगे? विद्रोह है यहाँ पर, देखो यहाँ पर होगा तरमासीन, सिरीन, तरमासिरीन, तरमासिरीन। नहीं है, छूट गया है। हाँ ये रहा, तरमासिरीन, पहले ही से ही देख लो। ये 1328-29 की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतिम मंगोल आक्रमण तरमासिरीन के नेतृत्व में हुआ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंगेज खां कब आया था? इल्तुतमिश के टाइम, है ना। और उसके बाद में तैमूर आया था बलबन के टाइम। एक हलाकू आया था, किसके टाइम आया था बताओ, मैंने बता रखा है। और वैसे ही मंगोलों के आक्रमण बार बार होते रहते थे। मंगोल क्या थी? एक बर्बर जाति, जनजाति थी, जो मार काट मचाती हुई चली जाती थी। तो अंतिम जो आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत में, वो किसके समय पर हुआ ये पूछा जाता है। तो वो 1328-29 में हुआ। किसका हुआ? तो तरमासीन शासक था उस समय पर मंगोलों का। और मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इससे 5,000 दिनार दिया और सहायता देकर वापस लौटा दिया कि भाई तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं तो वैसे ही मरा पड़ा हूं, मुझे तो जनता मारने को तैयार है। एक काम करो, लो ये 5,000 मुद्राएं लो सोने की, और यहाँ से जाओ। वो यहाँ से लौट जाता है खुश होकर कि 5,000 सिक्के मिल गए, और क्या चाहिए। आज के 5,000 सिक्के सोने के, सोचो कि कितना मूल्य होगा। 5,000 सिक्के अगर आपको दे दिए जाए सोने के, तो कितना होगा? 1 लाख रुपए का एक सिक्का, नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा का। तो 10 लाख का एक सिक्का। तो इसने लौटा दिया उसको। अब वो खुश हो गया। तो तरमासीन कौन है, ध्यान से समझ लेना। अब जब तरमासीन, ध्यान देखो, ये वापस चला गया, ये खुश हो गया, 1328-29 की बात है। तो यहाँ पर जाकर क्या किया? जब ये खुरासान अभियान कर रहा है, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक। तो ये तरमासीन को साथ ले रहा है, जो मंगोल है, और मिस्र के सुल्तान को साथ ले रहा है। इन्होंने मिलकर खुरासान के सुल्तान अबू सैयद को के विरुद्ध किया। खुरासान मतलब मध्य एशिया में एक जगह है, वहां के शासक अबू सैयद पर इन्होंने आक्रमण बनाने की योजना बनाई। इसकी लड़ाई चल रही है इससे, साथ के साथ ये बोल रहा है कि मैं भी इसमें शामिल होता हूँ, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, और इसको साथ में ले लेता है कि इसको निपटाओ, इसको निपटाओ। जब ये मुद्दा चल ही रहा था, तो इसने क्या काम किया? यहाँ पर है नहीं, चलो मैं अपने पास से बता देता हूँ क्या काम किया इसने। सैनिकों को, हाँ ये रहा, बरनी के अनुसार इसने क्या काम किया था। ये बरनी लिखता है कि इस सैनिक अभियान के लिए एक बड़ी सेना तैयार की गई, और सैनिकों को पूरे वर्ष का अंतिम अग्रिम वेतन, मतलब क्या, एक बड़ी सेना तैयार की गई इस अभियान के लिए कि मध्य एशिया पर आक्रमण करना है। और अग्रिम वेतन दे दिया गया, 1 साल का एडवांस वेतन इनको दे दिया गया सैनिकों को। और लास्ट टाइम पर क्या होकर इनकी आपस में संधि हो जाती है, जिसकी वजह से ये अभियान कैंसिल करना पड़ता है। कालांतर में मध्य एशिया की में परिवर्तन आ जाने से सुल्तान को खुरासान अभियान टालना पड़ा। अब वो लोग जो अग्निवीर में भर्ती हुए थे, वो क्या हुए? घर को वापस लौट गए। वो पैसा बर्बाद गया, उनकी ट्रेनिंग पर खर्चा बर्बाद गया, और वो बेरोजगार हो गए फिर से। तो दोनों की तरफ गड़बड़ होगी। वैसे ही कराचिल अभियान किया। कराचिल पर क्या कर रहा है ये? कराचिल पर प्रारंभिक विजय के बाद ठंड के मौसम में सैनिकों को काफी क्षति हुई, और इसके लिए कराचिल अभियान के लिए बरनी बोलता है। कराचिल में मैंने समझा दिया था। कहाँ पर? पहाड़ों पर जा रहे हैं ये, है ना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहाड़ों पर। तो वहां पर कोई बचना ही नहीं था। तो बर्नी बोलता है कि वे देश प्राप्त नहीं किए जा सके जो प्राप्त करने थे, जिनका मोह सुल्तान को था। उसका कोष और खाली हो गया। जो उसकी राजनीति का सच्चा स्रोत था, पैसा था, वो और उसने व्यय कर दिया। एल्फिंस्टन बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। वो पागल था, दिमाग खराब था उसका। उसको जाना नहीं था वहां कराचिल, क्यों जबरदस्ती, जहां उसका पता नहीं है, पहाड़ों पर ठंड में भेज रहा है अभियान करने के लिए, जिसके लिए सैनिक तैयार नहीं है। तो वो ये तो ये काम उसने किया। तो ये 5 काम हमने देखे। कराचिल अभियान, उससे पहले खुरासान अभियान, उससे पहले सांकेतिक मुद्रा, उससे पहले राजधानी परिवर्तन, और दोआब में परिवर्तन। कब कब हुए वो मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं विद्रोह। विद्रोह और कौन से हुए? तो विद्रोह को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक विद्रोह, 34 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए। तो बर्नी बोलता है
22 विद्रोह हुए, कोई बोलता है 27 विद्रोह हुए। इन 34 में से 22 विद्रोह दक्षिण भारत में हो गए हैं, अकेले दक्षिण भारत में 22 विद्रोह हो गए। तो ये ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, जैसे हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 विद्रोह देखे थे हमने। हमने बलबन के समय देखा कि वहां पर विद्रोह की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उसने, सबको मारता काटता चला गया, लोह रक्त की नीति अपनाई, तो गुंजाइश ही नहीं बन रही थी। यहाँ पर इसके समय पर एक तो साम्राज्य विस्तार इतना हो गया, ऊपर से ये नए नए अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर विद्रोह होने लाजमी थे। तो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ, बहुत मतलब आपको ये विद्रोह संख्या याद नहीं रखनी, सर्वाधिक विद्रोह याद रखने हैं कि सर्वाधिक विद्रोह दिल्ली सल्तनत के समय किसके समय पर हुए, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कुछ सफल रहे इनमें से और कुछ असफल रहे, तो उनमें से एक बार देखते हैं सफल जो मुख्य विद्रोह हैं वो कौन से हैं। मुख्यतः दो प्रभावशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ है, दो राज्य है, विजयनगर जो एक हिंदू राज्य बना, और बहमनी जो एक मुस्लिम राज्य बना। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहमनी और विजयनगर किस सुल्तान या किस शासक के समय पर स्वतंत्र हुए। तो बहमनी और विजयनगर दोनों ही दोनों, विजयनगर बहमनी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर स्वतंत्र हुए। कब कब हुए, एक ये विजयनगर पहले हो जाएगा और बहमनी बहुत बाद में होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर विद्रोह एक एक करके देखते हैं, कुछ सफल असफल, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं, लेकिन कैसे कैसे हुए। तो 1326-27 में सागर के जागीरदार बहाउद्दीन गुरसप्स ने विद्रोह किया। ये उन्हें ध्यान रखना है जो अपर लेवल एग्जाम दे रहे हो, जनरल कंपटीशन में ये वाला नहीं मतलब पूछा जाता सामान्यतः, गुरसप वाला। लेकिन बाकी लोग पीसीएस, आरओ टीजीटी पीजीटी ये सब वाले जरूर ध्यान रखना है। बहाउद्दीन गुरसप्स जो सागर का जागीरदार था, उसने अभी विद्रोह कर दिया था 26-27 में। और इस विद्रोह के बाद में एक कहावत आपने सुनी होगी क्या, खाल में भूसा भरवा दूंगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, खाल में भूसा भरवा दूंगा। तो ये जो कहावत है किसके समय की कहावत है, ये कहावत है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। जब ये विद्रोह हुआ तो इसको बड़ा गुस्सा आया, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने क्या काम किया, सुल्तान ने गुरशस्त्र की खाल में भूसा भरवा कर विभिन्न शहरों में प्रदर्शन करवाया। किस लिए करवाया, कि जिससे कि और कोई ऐसा विद्रोह ना कर सके। तो इसने क्या काम करा, गुरसप्स की खाल में भूसा भरवा दिया, खाल में भूसा भरवा कर जगह जगह उसको घुमवाया, देखो इसने विद्रोह किया, इसका ये हाल हुआ, कोई और मत कर देना। तो खाल में भूसा भर दिया जाएगा, है ना। तो ये कौन बोलता है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। इसी वजह से कोई इतिहासकार ये बोलता है, मतलब इसकी प्रकृति, इसका चरित्र बड़ा विवादास्पद रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, इसलिए यहाँ पर उतना समझा नहीं सकता। लेकिन क्या है कि कोई तो इसको ये बोलता है कि ये तो बड़ा अच्छा सज्जन व्यक्ति था, कोई बोलता है सहिष्णु था, कोई बोलता है कि ये तो बड़ा दुर्जन व्यक्ति था, बहुत ज्यादा बेकार व्यक्ति था, खाल में भूसा भरवा देता था, इतना अत्याचारी था। तो ये 27-28 में सुल्तान के मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा उर्फ किस्लू का विद्रोह हुआ। तो इसका विद्रोह हो रहा है 27-28 में। 34-35 में माबर मदुरा के सूबेदार एहसान शाह का विद्रोह हुआ, मदुरा स्वतंत्र राज्य बन गया। एक तो बस ये याद रखना है, जो जनरल कंपटीशन वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एक तो ये याद रखना है मदुरा का विद्रोह, मतलब मदुरा स्वतंत्र हुआ। बहमनी स्वतंत्र हुआ जो एक मुस्लिम राज्य था, ये भी याद रखना है। हिंदू राज्य विजयनगर स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो ये 3 राज्य स्वतंत्र हो गए, आप लोग ये याद रखें, और बाकी जो अपर लेवल वाले हैं वो सारा का सारा याद रखें। तो मावर का विद्रोह हो गया, और ये मदुरा जो मावर के नाम से जाना जाता था वो स्वतंत्र हो गया। अब आते हैं 1336 में विजयनगर। इसका सन भी याद रखना है सभी को। 1336 में हरिहर और बुक्का किसने करवाया, हरिहर बुक्का 2 भाई हैं, उन्होंने विजयनगर राज्य की नींव डाली, इसको स्वतंत्र कर दिया। 1327 में बंगाल में विद्रोह हुआ, ये पहले हो गया। और 1340-41 में अंतिम रूप से विद्रोह, शमसुद्दीन जिसको अली बहादुर कहा जाता था, इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यानी कि बंगाल स्वतंत्र हो गया, सोच के देखना, बंगाल में विद्रोह हुआ और बंगाल का एक हिस्सा यहाँ पर स्वतंत्र हो गया। बहमनी राज्य, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का विद्रोह हुआ, बहमन शाह ने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली, ये पहली बता दिया मैंने। ये 1347 ये विद्रोह हुआ। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है क्या, कि एक कौन सा, ये
विजयनगर 1336 में स्वतंत्र हो रहा है। हरिहर बुक्का स्वतंत्र करा रहे हैं। यहाँ पर बहमन शाह बहमनी को स्वतंत्र करा है 1343 में, ये स्वतंत्र करा रहा है। तो ये दो चीजों को ध्यान रखना है। तीसरा, एक मदुरा स्वतंत्र हो रहा है 35-36 में, सॉरी 34-35 में। एक ये बंगाल का कुछ हिस्सा स्वतंत्र हो रहा है 27 में, मतलब स्वतंत्र हो रहा है 40-41 में, बाकी 27 में विद्रोह चालू हो गया था। 47 बताई दिया है। ये बहमन शाह ने बहमनी राज्य स्वतंत्र करा लिया। 2829 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अंतिम मंगोल आक्रमण, ये मैंने पहले ही समझा दिया कि तिरीन अंतिम आक्रमण हुआ था जिसे इसने भेज दिया था। इसकी मृत्यु 1351 में हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की। एक विद्रोह को दबाने के लिए कहां पर हुई? थट्टा। ये सिंध में जाते हुए सुल्तान रास्ते में बीमार पड़ गया और मृत्यु हो गई। तो ये कहाँ जा रहा है? सिंध जा रहा है। तो थट्टा में ये बीमार पड़ गया और ये क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई। बरनी ने टिप्पणी की है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये इस टिप्पणी को विशेषतः याद रखेंगे, किसने की है, क्यों की है, किसके लिए की है। मतलब ये कैसा शासक था, कैसा शासक था वो तो पता चल ही गया है। नए नए प्रयोग कर रहा था, भारी पड़ रहे थे जनता पे। प्रयोग अच्छे थे लेकिन वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, लक इसका सही नहीं है, तो वो भारी पड़ रहे थे जनता पर। जनता इसको कोसती थी, ये जनता को कोसता था, है ना। तो जब ये मरा तो बर्नी, जो इस समय का इतिहासकार है, इसके लिए टिप्पणी करता है खास तौर से कि इसके मरने पर जनता तो इससे मुक्त हो गई, सुल्तान से, और सुल्तान जनता से मुक्त हो गया, सबको मुक्ति मिल गई इसके मरने से। स्टेटमेंट याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, और बस इतना ही कहूँगा लास्ट में। जुड़ना, साथ में जुड़े रहना, औरों को जोड़ना, और एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्या क्या कैसे कैसे। 1 मिनट का रिवाइज मैं खुद लगवा देता हूँ, जल्दी से देखते चले जाओ, पूरा तो नहीं करवाऊंगा। जल्दी से देखो क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये इब्न बतूता आया, काजी बना दिया, चीन भेजा, रेहला लिखी, 23 प्रांत, सबसे बड़ा साम्राज्य इसी के समय। राजमुंद्री अभिलेख में मिलता है। टोमस रो धनवानों का राजकुमार बोलता है इसको, कोई कुछ बोलता है। बुद्धिमान मूर्ख बोला जाता है, भाग्यहीन आदर्शवादी बोला जाता है। धर्मनिरपेक्ष था, होली मनाता था। जैन विद्वान, जैन प्रभासूरी राजशेखर रहते थे। सती प्रथा पर रोक लगाई। सिक्कों पर जिल्ले अल्लाह लिखवाया। अब मिस्र के अब्बासी खलीफा से सुल्तान की उपाधि ली और उसका खलीफाओं का नाम अंकित करवाया सिक्कों पर। उसर जकात को छोड़कर बाकी टैक्स खत्म कर दिए। कृषकों के लिए दीवाने को ही एक विभाग बनाया और यहाँ पर सौंदर्य ऋण चलाया, तकवी ऋण चलाया। किस किस के लिए चलाया देख लेना। मोइनुद्दीन चिश्ती और सालार मसूद की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। ये पांचों याद कर लो। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का चलना, खुरासान अभियान, कराची अभियान, और इनके लिए क्या प्रॉब्लम रही वो देख लेना। ये पांचों अभियान थे। उसके अलावा टिप्पणी देख लेना, इसके लिए पागल बोला गया, ये है वो है। विद्रोह, 3 विद्रोह तो याद रखने ही रखने थे। एक बहमनी और एक विजयनगर। विजयनगर 1336 में स्वतंत्र हो गया था। बहमनी कब हो रहा है? किसमें? 1347 में। ये एक हिंदू राज्य था हरिहर बुक्का ने, और ये मुस्लिम राज्य था जो बहमन शाह ने किया था। उसके अलावा मदुरा स्वतंत्र हो गया, बंगाल का कुछ हिस्सा स्वतंत्र हो गया, और ये यहाँ पर विद्रोह हो रहे हैं। इसी के समय पर अंतिम मंगोल आक्रमण हो रहा है जो तर्मासिरीन के नेतृत्व में हो रहा है। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत पर। मृत्यु हो जाती है इसकी, और बर्नी टिप्पणी करता है, सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मुझे आपसे, आपको मुझसे मुक्ति मिल गई ये क्लास होने के बाद में। चलिए अगली क्लास के लिए साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।